अच्छा, मैक्रो कैलकुलेशन को एंड करते हैं 109 से। A 6% increase in money supply leads to a 10% increase in level of money income. ये कह रहा है MV इज इक्वल टू PY होता है ना, सही है। मनी इनकम का मतलब है नॉमिनल इनकम, सही है। अच्छा, ये कह रहा है कि मनी सप्लाई 6% से बढ़ी है। अब मुझे बताओ असूलन क्या होना चाहिए। अगर मनी सप्लाई 6% से बढ़ी है तो PY कितने कितने से बढ़ना चाहिए। अगर मनी सप्लाई 6% से बढ़ी है तो PY कितने से बढ़ना चाहिए, 6% से बढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि 6% से नहीं बढ़ा, 10% से बढ़ा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, मतलब मनी चेंजिंग हैंड ज्यादा क्यों हो रहा है, यही हो रहा है ना। मनी सप्लाई 6% से बढ़ रही है और नॉमिनल इनकम 10% से बढ़ रहा है, इसका मतलब है मनी चेंजिंग हैंड ज्यादा हो रहा है। वी, हाँ, वेलोसिटी ज्यादा है, यस। मनी चेंजिंग हैंड ज्यादा हो रहा है, पैसा ज्यादा रोल हो रहा है, तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, सही है। अच्छा, फिर अ कंट्री हैज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक, सही है। टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2% है। टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, तो इंटरेस्ट रेट को गिराएगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो एक्सचेंज रेट भी गिरेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो आंसर होगा ए, सही है। सिंपल सा एमसीक्यू था। ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम द नॉमिनल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 20%। तो ये कह रहा है पी वाई जो है वो कितने से बढ़ा है, पी वाई मेरा बढ़ा है 20% से, और ये कह रहा है तो पी वाई जो है वो पूरा 20% से बढ़ा है, सही है। पी वाई पूरा 20% से बढ़ा है, और ये कह रहा है कि प्राइजेस जो है ना वो 10% से बढ़ी है। ये कह रहा है प्राइजेस 10% से बढ़ी है। अगर पी वाई 20% से बढ़ा है और प्राइस 10% से बढ़ी है तो वाई कितने से बढ़ा होगा, आउटपुट कितने से बढ़ा होगा। सिंपल सा सवाल। नहीं 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 नहीं, क्यों, वाई 10% से बढ़ा होगा ना, तभी तो 20% का चेंज है। हाँ, तो इसका मतलब है देयर वाज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, तो ए होगा आंसर, सही है। 112, in a closed economy with no government, the level of investment is 5 million, the equilibrium level of income is 22 million, और सही है। तो एक्चुअल 22 मिलियन है और पोटेंशियल 25 मिलियन है। तो मल्टीप्लायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो मुझे बताओ चेंज इन नेशनल इनकम कितना है। चेंज इन नेशनल इनकम 3 मिलियन का होगा, क्योंकि एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क 3 मिलियन है। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, 1 मिलियन। तो मल्टीप्लायर कितना आएगा, 3। तो 3 मेरा मल्टीप्लायर है। फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, 3 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी। तो आपका सी कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरा आंसर क्या होगा, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3। क्लियर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, बाय एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अल्फा टाइम्स इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इन विच ईयर डिड द नेट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फॉल टू अ लेवल बिलो दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। सही है। तो ये कह रहा है किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट गिरी होगी बेसिकली। तो मुझे इसका परसेंटेज चेंज बताओ कितना है। नेशनल इनकम कितने से बढ़ी है, मैं भी निकालता हूँ। नेशनल इनकम कितने से बढ़ी है, कैलकुलेटर हाथ में रखो। 0.47 अप्रोक्सीमेटली, सही है। फिर कितने से बढ़ी है, 15 डिवाइडेड बाय 2110 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0.71। तो अगर मेरा नेशनल इनकम बढ़ा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन नेशनल इनकम ज्यादा है। फिर कितने से बढ़ा है, 10 डिवाइडेड बाई 2125, न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूँ मैं। फिर कितने से बढ़ा है, 0.47%। अब मुझे बताओ रियल नेशनल इनकम गिरा है, चेंज इन रियल नेशनल इनकम गिरा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी गिरी होगी। तो इन्वेस्टमेंट पहली बार कब गिरी है, 4 में गिरी है। तो ये यही तो पूछ रहा है सवाल में, इन्वेस्टमेंट कब गिरी होगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो बी आंसर होगा। क्लियर। 114,
सही है। अच्छा 114 द टेबल शोज द डेटा ऑफ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। सही है। तो मुझे इसने एडी दिया हुआ है, मुझे इसने सी दिया हुआ है, मुझे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग दी हुई है, मुझे इसने इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तो एक्स माइनस एम आपका निकल जाएगा। अगर आपका एक्स माइनस एम जो है वो नेगेटिव है, इसने बोला हुआ है किस साल में डेफिसिट है, तो अगर नेगेटिव है तो डेफिसिट होगा। तो आप यहाँ से फिर ऑप्शन चूज कर लोगे। मेरे ख्याल में बहुत आसान सवाल है ये, मेरे ख्याल में मुझे कराने की जरूरत नहीं है ये। सही है। तो एक्स माइनस एम निकालना है, अगर नेगेटिव होगा तो डेफिसिट है, पॉजिटिव होगा तो डेफिसिट नहीं है। सही है। इसका अगर वैसे आंसर हो तो इसका आंसर जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, मेरे को वैसे रटे में, खैर इसका देख लेना, 114 का देख लेना। सही है। तो मेरे ख्याल में बहुत आसान सवाल है ये। अच्छा फिर क्या है, लेट सी कंजम्पशन आई इन्वेस्टमेंट। सही है। इफ सी 20, अच्छा सी मेरा 20 है, सी इज 20, आई मेरा 60 है, एक्स मेरा 120 है और एम मेरा 100 है। तो मुझे बताओ मेरा एग्रीगेट डिमांड कितना होगा। जी इसने दिया हुआ ही नहीं है तो फायदा नहीं है। अच्छा विद नो गवर्नमेंट ना, तो एडी कितना होगा, एग्रीगेट डिमांड कितना होगा, 20 + 60 + 120 - 100, तो 100 होगा। एग्रीगेट डिमांड विल बी 100। सही है। तो आप ये बेसिकली ये कर रहे हो ना, सी + आई + एक्स माइनस एम। सही है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि जी नहीं है। अच्छा एमपीसी कितना है, 0.9। एमपीसी कितना है, 0.9। तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/1 - सी। तो मल्टीप्लायर मेरा आ जाएगा 10, मल्टीप्लायर आ जाएगा 10। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मेरे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो क्या आंसर होगा, सी। क्लियर। 116 अज्यूमिंग अ कांस्टेंट। अच्छा ये उससे होगा एम बी इक्वल्स टू पी बाय। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मनी सप्लाई 3% से बड़ी है। अगर मनी सप्लाई 3% से बड़ी है तो पी वाई भी 3% से बड़ा होगा। ये कह रहा है आउटपुट जो है वो 4% से बड़ा है। अगर आउटपुट 4% से बड़ा है तो ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरा पी वाई 3% है। प्राइस लेवल पे क्या चेंज आया है, प्राइस लेवल पे क्या चेंज आया है। अगर मेरा पी वाई 3% से बड़ा है और मेरा आउटपुट 4% से बड़ा है तो प्राइस ऑफ वाई में क्या हुआ होगा, -1% की +1%, माइनस के प्लस नहीं, प्राइजेस गिरी होंगी, प्राइजेस गिरी होंगी ना। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, मेरा पी और वाई मिला के 3% से बड़ा है और मेरा y जो है वो 4% से बड़ा है। अगर मुझे अप्रोक्सीमेट चेंज 3% का चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्राइस लेवल जो है वो 1% से गिरना चाहिए ना। समझ आया। सही है। 117 10% का मेरा डिपॉजिट है तो रिजर्व रेशो 1/10%। मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। मेरे पास आंसर आ जाएगा, नहीं हाँ 10 आ जाएगा। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनिशियल डिपॉजिट से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख मेरे टोटल डिपॉजिट है। इस टोटल डिपॉजिट में से अगर मैं 20,000 को माइनस कर दूंगा इनिशियल डिपॉजिट को, तो मेरे पास आ जाएगा 180। ये 180,000 जो है ये मेरा लोन है, ये 20,000 मेरा इनिशियल है और ये 2 लाख मेरे टोटल डिपॉजिट हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, लोन्स, तो 180,000। सही है, सी आंसर होगा। सही है। ऐसे तो बहुत कर लिए, आई थिंक अब इसके बाद मुझे कराने की जरूरत नहीं है ये। अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेप्रिसिएशन वाला सवाल है। मैंने आपको बताया था द कैपिटल फॉर्मेशन शुड एक्सीड डेप्रिसिएशन एंड द पॉजिटिव डिफरेंस शुड बी द ग्रेटेस्ट। सही है। तो किधर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, सी आंसर होगा। सही है। यहाँ पर इसने वापसी लोन पूछा है तो रिपीटेड सवाल है 180,119। इसका आंसर क्या होगा बता दो जल्दी से। ये मेरा 25 मिलियन है, एक्चुअल मेरा 25 मिलियन है, पोटेंशियल मेरा 30 मिलियन है। तो चेंज इन नेशनल इनकम कितना होगा, 5 मिलियन का। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, 1 मिलियन। सही है। तो डिवाइड कर दोगे तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 5 का, तो 5 = 1/1 - सी। तो आपके पास सी आ जाएगा 4/5। तो मल्टी द मार्जिनल पोटेंशियल टू कंज्यूम विल बी 4/5। तो बी आंसर होगा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन और डेप्रिसिएशन वाला। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 कंट्रीज इन 1994 एंड 2004। सही है। तो मुझे इसने जीएनपी दिया हुआ है लोकल करेंसी में,
अगर लोकल करेंसी में जीएनपी दिया हुआ है इसका मतलब है ये मेरा नॉमिनल होगा, करंट प्राइसेस, सही। और इसने सिर्फ जीएनपी बोला हुआ है ना, इसने सिर्फ जीएनपी बोला हुआ है, तो नॉमिनली होता है, लोकल करेंसी की बात नहीं है। जीएनपी अगर खाली होगा तो नॉमिनली होगा। और ये मेरी को पॉपुलेशन दी हुई है, सही है। तो 1994 2004 1994 2004। अच्छा, अब एक चीज आप नोटिस करो, इसने मुझे 1994 का बेस ईयर दिया हुआ है 100। अगर 1994 में मेरी प्राइस 100 थी तो इसने मुझे 2004 में बोला मेरी प्राइस होगी 300। इसका मतलब है मेरी प्राइसेस कितने से बढ़ी हैं? 3 टाइम्स बढ़ी हैं, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना, 3 टाइम्स मेरी प्राइसेस बढ़ी हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये? तो अगर मुझे 18,000 में से, अगर मुझे 18,000 में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 18,000 में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 300, ऐसा ही करूंगा। तो मेरे पास आंसर आएगा 6,000। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो ये मेरी आ गई रियल एक तरह से, क्योंकि अगर आप नोटिस करो, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, 1994 मेरा बेस ईयर है, तो इसकी टेंशन मुझे नहीं है। मुझे 1994 की टेंशन नहीं है कि ये रियल है कि नॉमिनल है, क्योंकि इसमें मेरी इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसका मतलब है ये मेरा रियल ही हुआ एक तरह से। असल मसला था इसका, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है, मुझे इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है, तो मैंने 18,000 में से तो हटा दिया। अब ये कह रहा है कि कंट्री 2 में जो है वो 200 है, इसका मतलब है कंट्री 2 में प्राइसेस बढ़ी है 2 टाइम्स, क्योंकि 100 से 200 का मतलब है 2 टाइम्स। तो मैं क्या करूंगा? मैं 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 डिवाइडेड बाई 200 से, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 10,000। तो ये मेरे पास आ गए, इनको हटा दो। अब ये 20,000 और 18,000 को आप कट कर दो। अब यहाँ पर आप लिख दो 6,000 और यहाँ पर आप लिख दो 10,000। अब मुझे बताओ रियल जीएनपी कैसे निकालेंगे? रियल जीएनपी 1994 का रियल जीएनपी क्या होगा? 1994 का होगा 5,000 डिवाइडेड बाय, अगर मुझे 1994 का चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 5,000 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 5,000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1। और 2004 में क्या करूंगा? 6,000 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 5,500 से, तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1.09, सही है। तो मैंने इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल के रियल जीएनपी पर हेड निकाल दिया पॉपुलेशन से डिवाइड करके। इसी तरह कंट्री 2 का निकालो। कंट्री 2 में क्या करूंगा? 10,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितनी है? 3,000, तो आंसर क्या आएगा मेरा? 3.3 आएगा। और इसी तरह आप 2004 का निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 3,300, मेरे पास आंसर आएगा 3.03, सही है। तो मुझे एक बात बताओ क्या हो रहा है? अगर आप नोटिस करो, कंट्री 1 में जो है, कंट्री 1 में जो है रियल जीएनपी पर हेड बढ़ रहा है, क्योंकि 1 से मैं जा रहा हूँ 1.9 के ऊपर, तो ये बढ़ रहा है। और कंट्री 2 में आप नोटिस करो, मैं 3.3 से 3.03 पे जा रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर मेरा रियल जीएनपी पर हेड गिर रहा है, तो आंसर क्या होगा? इट फेल इन कंट्री 2 ओनली, सही है। क्लियर? तो मैं वापस बता रहा हूँ मैंने क्या करा। इसने मुझे 1994 की बेस प्राइस दी हुई थी 100, तो इसका मतलब है मुझे 1994 की फिगर की टेंशन नहीं है। अगर आपका बेस ईयर 100 है इसका मतलब है कोई इन्फ्लेशन नहीं है। फिर इसने बोला कि 2004 में मेरा था 300, इसका मतलब है प्राइसेस मेरी 3 टाइम्स बढ़ी हैं। तो मैंने क्या करा, इस 18,000 में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया। मैंने क्या करा? मैंने इस 18,000 में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया, तो मेरे पास आ गया रियल। इसी तरह मैंने ये 2 टाइम्स बढ़ा था, तो मैंने इसमें से भी हटा दिया, तो मेरे पास आ गया रियल। फिर मैंने क्या करा? रियल जीएनपी पर हेड निकाला और मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर ये है, सही है। क्लियर है ये वाला एमसीक्यू? कोई मसला? वन 123 इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5। तो x मेरा क्या होगा? चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है? 300, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1,500। अब इस 1,500 में इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इस 1,500 में इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। इसने मुझसे पूछी है कंजम्पशन, तो क्या करूंगा? 300 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1,200। तो मेरी कंजम्पशन कितने से बढ़ी है? 1,200 से। क्लियर? इन एन इकोनॉमी द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, अच्छा ये एमबी का सुपी, अब ये मैं लास्ट ऐसा एमसीक्यू करा रहा हूँ, सही है। मनी सप्लाई कितने से बढ़ी है? क्वांटिटी ऑफ मनी 5%, पीवाई भी मेरा 5% से बढ़ा होगा। इसने बोला है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट 2% से बढ़ा है।
अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट 2% से बढ़ा है तो प्राइसेस कितने से बढ़ी होंगी? 3% से बढ़ी होंगी। सही है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मनी नेशनल इनकम कितने से बढ़ा है? 5%। प्राइसेस कितने से बढ़ी हैं? 3%। सी आंसर। सही है। ठीक है, अच्छा 125 रिपीटेड है, हम कर चुके हैं। अच्छा ये वाला देख लो, एक इस कैटेगरी का भी सवाल देख लो। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी हाउस होल्ड पे 0.1 इन टैक्स ऑफ एवरी $1 इंक्रीज इन द ग्रॉस इनकम। सही है। एंड स्पेंड 5 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ एवरी इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम। तो मुझे बताओ डिस्पोजेबल इनकम क्या है मेरी, जल्दी से बताओ। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? यहाँ पर मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? अगर 0.1 का टैक्स है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? 0.9। डिस्पोजेबल इनकम होगी 0.9। अगर मुझे ये कह रहा है कि मैं 5 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है वैसे, जो भी होता है, ये इतना जो है वो डिस्पोजेबल इनकम का खर्च करता है, तो मेरे पास एमपीसी आ जाएगा। मैं 5 डिवाइड बाय 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.9 से, मेरे पास एमपीसी आ गया आफ्टर टैक्स। ये मेरा एमपीसी है ऑफ आफ्टर टैक्स। सही है। अब ये आपका मेन एमपीसी है, इससे आप मल्टीप्लाई निकालोगे। सही है। मैंने आपको ये बताया था ना, जब मैंने 3 सेक्टर इंट्रोड्यूस करा था, आई थिंक गवर्नमेंट को मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने बताया था आप अपनी जो है वो डिस्पोजेबल इनकम को एमपीसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास असल एमपीसी आ जाता है आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस सी, फिर ब्रैकेट में लिखते हो 1 माइनस टी। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। तो बेसिकली आप ये कर रहे हो, तो पहले आप 5 डिवाइड बाई 6 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 1 माइनस सी करोगे। तो ये 3/4 क्या होता है? 3/4 इज बेसिकली 0.25। तो मेरा मल्टीप्लायर क्या आएगा? मल्टीप्लायर क्या आएगा? 1/1 माइनस सी करो, नहीं इट इज बेसिकली 0.75। तो मेरा 1/1 माइनस सी से मल्टीप्लायर क्या आएगा? 1.4 आएगा। यस 4 आएगा। सही है, 1 डिवाइड बाई 0.25 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ इसका आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। समझ आ गया क्या करना है? जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम से मल्टीप्लाई करना। ये वाला सवाल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पूछ रहा है, बहुत हल्का सवाल है। अच्छा ये 128 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वैसे एएस का सवाल है, मैं फिर भी करा देता हूँ ताकि मसला ना हो। अ प्रोडक्ट विद इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हैज अ सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स अ वीक। सही है। अच्छा इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कि मेरा सप्लाई कर्व जो है ना, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है। सही है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और ये मेरी आ गई क्वांटिटी। सही है, और ये मेरी आ गई प्राइस। सही है। फिर ये कह रहा है कि टैक्स लग गया है। सही है, और पीईडी बता दिया है, और इसने बोला टैक्स लग गया 10% का। तो जब 10% का टैक्स लगेगा तो मेरा सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मैंने इसको कर दिया शिफ्ट, मेरी क्वांटिटी आ गई Q1 पे, ये मेरा हो गया P1। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है ना, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो टैक्स है ना वो कंज्यूमर देगा। पूरा का पूरा टैक्स कौन देगा? कंज्यूमर देगा। सही है। तो ये जो जितना भी टैक्स लगा है ना, जो प्रोड्यूसर बर्डन कंज्यूमर बर्डन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था एएस लेवल पे, तो पूरा का पूरा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर है। सही है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा 10% मेरा कंज्यूमर दे रहा है, इसलिए मुझे पीईडी बताया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, पीईडी कितना है? पीईडी इज 1.5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड? मुझे नहीं पता, पर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है, क्योंकि अगर मेरी प्राइस 10% से बढ़ गई है ना, क्योंकि पूरा टैक्स मेरा कंज्यूमर दे रहा है, तो 10% से प्राइस बढ़ गई है, डिवाइडेड बाय 10%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मेरा आंसर मेरे पास आ जाएगा 15%। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी क्वांटिटी का चेंज है 15%। टोटल टोटल में कितने यूनिट बेचता हूँ? 1000 यूनिट्स। तो अगर मैं 1000 यूनिट्स बेचता हूँ तो 1000 यूनिट्स का जो है 15% क्या होता है? 150। इसका मतलब है मेरी क्वांटिटी 150 से गिर जाएगी, मेरी क्वांटिटी जो है वो 150 से गिर जाएगी। इसका मतलब है अब मैं कितने यूनिट्स बेचता हूँ? 850। अब मैं कितने यूनिट्स बेचता हूँ? 850। और हर यूनिट पे टैक्स कितना है? 10% का। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10% से, तो आपके पास मेरे आ जाएगा गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू, दैट इज $85। तो मेरा आंसर होगा बी। क्लियर है। मुश्किल सवाल था ये, वैसे A2 लेवल में आना तो नहीं चाहिए पर आ गया। अच्छा ये आप सवाल वापस कर सकते हो, डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट पूछ रहा है, सिर्फ आपको x माइनस एम निकालना है। आपको AD दिया हुआ है, आपको C दिया हुआ है, आपको G दिया हुआ है, आपको I दिया हुआ है, तो आराम से कर सकते हो। नेगेटिव होगा तो डेफिसिट, पॉजिटिव होगा तो सरप्लस।
ये वाला सवाल भी हम कर चुके हैं 130, तो देखो अब रिपीट होना शुरू होंगे, सही है। आई थिंक अब ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, 131 आप खुद कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपल सा है। चेंज इन नेशनल इनकम 20 मिलियन है, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 4 मिलियन है, तो मल्टीप्लायर हो गया मेरा 5 का, 5 इक्वल्स टू ओवर 1 माइनस सी, सी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 5, सही है। तो बस ये आपको आना चाहिए, ये मेरा चेंज इन नेशनल इनकम है और ये मेरा चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये रट्टा मार लो। डिफ्लेशनरी गैप इज चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क इज चेंज इन नेशनल इनकम। मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम से भी सिखाया था, तो और वो लेक्चर में तो वैसे ही सिखाया है। तो ये मेरा मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला है, तो ये हमेशा इस्तेमाल करना, फिर ये वाला इस्तेमाल करना, सही है। तो आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 डी आंसर। अच्छा, ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, ये वाला सवाल भी हम कर चुके हैं। इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स निकालना है, तो ये भी कर सकते हो। ए डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, इसको इग्नोर कर दो, टेक्स्ट इसको इग्नोर कर दो, और आपको एम भी दिया हुआ है, तो आपको एक्स निकालना है खाली। तो सिंपल मैथ। 135 आई थिंक मुझे अब कराने की जरूरत नहीं है, सही है। ये एम बी इक्वल्स टू पी वाई से होगा, ये वाला भी हमने अभी कर लिया। मल्टीप्लायर पूछ रहा है, सिंपल, आपसे क्या करोगे बताओ मुझे। एम पी एस प्लस एम पी टी प्लस एम पी एम, सही है, आसान है ना भाई ये। तो क्या है, ये 0.2 मेरा ये है, ये मेरा 0.15 है, ये मेरा 0.05 है। सबको ऐड करोगे तो 0.5 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 1 माइनस सी। तो एम पी सी आपका 1 पॉइंट, अगर आपकी विड्रॉल 0.5 है तो आपका एम पी सी भी 0.5 होगा ना, तो 0.5 आपका एम पी सी है। अगर ये नहीं करना तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 1 ओवर 0.5 करोगे तो आपका मल्टीप्लाई नहीं, 0.5 नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 0.4 आएगा, नहीं 0.2, 0.35, 0.05, 2 मिनट, 0.15, 0.2, 0.05, ये 0.4 ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना होगा, 2.5, तो ए आंसर होगा, सही है, सही है। 0.5 नहीं है, एमपीसी आपका है 0.6, इसका टोटल 0.5 नहीं है, इसका टोटल है 0.4, सही है, आसान है। अच्छा 138 देख लो, ये अच्छा सवाल है। 138, द गवर्नमेंट सेल्स 1 मिलियन ऑफ बॉन्ड्स टू द कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक को 1 मिलियन के बॉन्ड बेच रहा हूँ, सही है, इट यूजेस द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू शुगर प्रोड्यूसर्स हु पे देम इनटू देयर बैंक अकाउंट्स। शुगर प्रोड्यूसर को उन लोगों ने सब्सिडी दी है उनके बैंक अकाउंट में। Assuming that notes and coins in circulation remain unchanged, what will be the immediate effect of the assets and liabilities of the commercial bank? मुझे एक बात बताओ, अगर बैंक्स को बॉन्ड मिले 1 मिलियन के, अगर बैंक्स को बॉन्ड मिले 1 मिलियन के, इसका मतलब है बैंक के एसेट बढ़ गए 1 मिलियन से, तो गवर्नमेंट के एसेट बढ़ गए 1 मिलियन से, जो कि ये है। और साथ में ये कह रहा है कि शुगर प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे रहा है, इसका मतलब है कि, और बैंक अकाउंट के थ्रू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट के थ्रू दे रहा है तो बैंक के अंदर पैसे डालेगा। तो बैंक के बॉन्ड्स बढ़े 1 मिलियन से, जो कि उसका एसेट है, और उसके लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बैंक के अंदर पैसा डाल रहा है, तो डिपॉजिट भी 1 मिलियन से बढ़ेगा। तो मेरा आंसर होगा बी, सही है। ठीक है, ये क्या सवाल है, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट सी इज 30, ये मेरा आ गया एमपीसी, मेरा एमपीसी कितना है, एमपीसी इज 0.7, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 ओवर 1 माइनस सी, 3.33 होगा। हाँ सही है, 3.33 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 3.33 को आप जो है तो सी से मुझे 30 दिया हुआ है, 2 मिनट। अच्छा, तो सी से मुझे कितना दिया हुआ है, 0.7, तो मेरा मल्टीप्लायर 3.33 है, पर यहाँ पर मल्टीप्लायर के बगैर भी हम काम कर सकते हैं। 2 मिनट, सी 30 प्लस 0.7, यस। तो आप अपनी कंजम्पशन कैसे निकालोगे, 30 प्लस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितनी है, 300, तो प्लस कर दोगे 0.7, यहाँ पर आप लिख दोगे 300, तो आपका सी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा 30 प्लस, और इसने बोला है, हाँ यस, सी कितना आ जाएगा 30 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 300, तो आपका सी आ गया 240। अगर आपका सी 40 है, अगर आपका सी 40 है, तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सही है। तो मेरा ए डी कितना है, 300,
सी कितना है 240, तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 60। क्लियर? अच्छा ये वाला अगेन, कैपिटल फॉर्मेशन शुड एक्सीड डिफरेंस पॉजिटिव सबसे ग्रेटेस्ट। क्या कह रहा है, मनी टर्म्स में 6% से नॉमिनल इनकम बढ़ी है, प्राइसेस बढ़ी है 4% से, तो 2% से मेरी रियल इनकम बढ़ी, माइनस कर दूंगा पॉपुलेशन, 2% से बढ़ी है, तो इसका मतलब है रियल इनकम पर हेड पे कोई फर्क नहीं आया, जीरो। रियल इनकम पर हेड पे जीरो चेंज है, तो मेरा आंसर होगा निल। सही है? क्लियर? 142 कर चुके हैं, बहुत बार रिपीटेड, ये वाला बहुत रिपीट हो रहा है। आई थिंक अब ये वाला भी आप कर सकते हो, रियल इनकम पर हेड वाला तो आसान है बहुत मेरे ख्याल में। ये अगेन वही 145, ये देख लो। इफ अ प्लान्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है, इफ अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज 30 मिलियन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 30 मिलियन, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर देयर टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है। और एडी मुझे दिया हुआ है इसने 200 मिलियन का। सही है। और एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी, एक्स माइनस एन यहाँ पर नहीं है। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, सी का इससे फॉर्मूला दिया हुआ है 3/4 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो कंजम्पशन कितनी होगी? 3 डिवाइडेड बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो कितनी हो जाएगी कंजम्पशन? 150। इन्वेस्टमेंट कितनी है 50 माइनस 5 आर, और ये मुझसे पूछ रहा है आर कितना है, इसको आर चाहिए। सही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है 30, तो इक्वेशन बना लो, एडी कितना है 200, कंजम्पशन कितनी है 150, इन्वेस्टमेंट है मेरी 50 माइनस 5 आर, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है 30, तो मेरे पास आर कितना आ जाएगा, मेरे पास आर यहाँ पर आ जाएगा 6% का, तो मेरा आंसर होगा सी। सही है। तो मैंने इक्वेशन बना के दे दिया, आपके पास आंसर निकल जाएगा। क्लियर? वन 1 डिवाइडेड बाई 20% विल बी 5, रिजर्व रेशो 200 इनिशियल है, तो 200 1000 के मेरे डिपॉजिट हो गए टोटल, तो टोटल डिपॉजिट 1000 के हैं। लोन्स कितने हैं, इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएंगे लोन्स 800 के लोन्स, तो सी आंसर है। ये बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं, तभी मैंने ऐसे करा। अगेन कैपिटल फॉर्मेशन और डेप्रिसिएशन वाला आ गया, तो रिपीटेड। और कौन सा सवाल है 149, आई थिंक 149 भी आसान है। चलो ये एक बार देख लेते हैं। एम वी इज इक्वल टू पी वाई, ये कह रहा है कि नॉमिनल वैल्यू 10% से बढ़ी है, तो ये 10% से बढ़ा है, और ये कह रहा है कि एवरेज प्राइस लेवल 20% से बढ़ी है, तो प्राइस जो है वो 20% से बढ़ी है। सही है, तो सही से लिख लेते हैं। प्राइस ये कह रहा है कितने से बढ़ी है 20% से, तो आउटपुट कितने से बढ़ा होगा, आउटपुट आउटपुट बढ़ा होगा कि गिरा होगा, आउटपुट गिरा होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना, आउटपुट जो है वो 10% से गिरा होगा। Yes. So the country's money supply increased. No, there was an increase in. अच्छा, velocity of circulation increased. कोई लेना देना नहीं है. There was a reduction. No. Yes, there was a reduction in volume of output. तो D होगा आंसर। सही है। A country government जनता budget surplus of 10 billion. तो government spending नहीं. Tax revenue exceeds government spending ना, budget surplus. Tax revenue exceeds government spending. तो 10 billion का surplus है. What must the central bank do to prevent cash reserves of the commercial banks from falling? अगर commercial banks ने मुझे cash reserves को गिराने से बचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर आप 10 बिलियन का बजट सरप्लस चला रहे हो, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में 10 बिलियन से पैसा कम है, तो इसका मतलब ये बात है, आप क्या करोगे, आप जो है वो बॉन्ड्स को बाय करोगे एटलीस्ट ऑफ अ वैल्यू ऑफ 10 बिलियन, ताकि बैंक के पास पैसा आ जाए, कमर्शियल बैंक के पास, ताकि कमर्शियल बैंक के पास एटलीस्ट 10 बिलियन आ जाए। सही है। ठीक है, बाय करने पड़ेंगे, बाय सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि पैसे देने ना। ये भी आप कर सकते हो 151। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मांग रहा है भाई 152 में, तो क्या होगा, सी दिया हुआ है 30, आई दिया हुआ है 50, तो सी प्लस आई कितना हो गया 80, मल्टीप्लायर कितना होगा 0.8 से 5, तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 80 कर दोगे तो 400 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अच्छा 153 एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसमें सबसे पहले आपको जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। सही है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है।
और रियल इनकम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम का दूसरा फॉर्मूला होता है बेसिकली नॉमिनल जीडीपी। सही किस तरह लिख रहा है भाई? तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। सही है, तो ये लिख लेना आपको, वैसे तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इससे मुझे पूछ रहा है कि कौन से साल में रियल जीडीपी डिक्लाइन हुआ है। तो ये जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब क्या है? ये नॉमिनल है। तो आपको क्या करना है, 200 को डिवाइड बाय 100 करोगे ना, 200 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 2, ये आ गया 2.02, ये आ गया 2.03, ये आ गया 2.01 एंड ये आ गया आपका 2.08। तो मुझे बताओ जीडीपी कब डिक्लाइन हुआ है? जीडीपी कब डिक्लाइन हुआ है? इधर डिक्लाइन हुआ है, 2003 में डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर बड़ा है, ये देख लो, बड़ा बड़ा डिक्लाइन हो गया, तो 2003 में डिक्लाइन हुआ है, तो सी आंसर होगा। सही है। वन 154, a closed economy with no government has an equilibrium level of national income of 10 million and consumption expenditure of 8,000 ना। और ये कह रहे हैं एमपीसी और एपीसी इक्वल है। तो एपीसी क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो 8,000 को, जो कि मेरी कंजम्पशन है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 मिलियन से, जो कि मेरी वो है 10,000 से। तो मेरे पास आ जाएगा मेरा एपीसी ऑफ 0.8, और एपीसी और एमपीसी इक्वल है। इसका मतलब है मेरा एमपीसी भी 0.8 होगा। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मल्टीप्लायर कितना है? 5, और मेरी इनिशियल वो कितनी है? और ये कह रहा है 100 मिलियन से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो 100 मिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 500 मिलियन। सही है, तो सिंपल। 155 जो है वो क्या है? मनी इनकम 8% से बढ़ी है, प्राइसेस जो है वो 6% से बढ़ी हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा भाई? मनी इनकम का मतलब है नॉमिनल, तो पी वाई जो है वो मेरा कितने से बढ़ा है? पी वाई मेरा 8% से बढ़ा है, और ये साथ में कह रहा है कि प्राइसेस जो है वो 6% से बढ़ी है, तो आउटपुट कितने से बढ़ा होगा? 2% से। तो डी आंसर होगा। सही है। तो यहाँ पर आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी? तो एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएम दिया हुआ है, तो एमपीएस प्लस एमपीएम करना, डिवाइडेड इन, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। सही है। तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/3, तो आपके वहाँ मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये 0.5, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 2, तो आप मल्टीप्लायर होगा 2। सही है। तो अब तक बड़े हल्के एमसीक्यूज है भैया। इम्पोर्ट्स एडी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, टेक्स्ट को इग्नोर करोगे, एक्स दिया हुआ है, तो एम निकाल सकते हो आसानी से। तो 157 आसान है। सही है। 3 क्वार्टर्स इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट कंजम्पशन इज 3 क्वार्टर्स। तो 3 क्वार्टर्स का मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 डिवाइड बाय 4 का मतलब है 0.75, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो 4 आपका मल्टीप्लायर है। ये कह रहा है कि चेंज इन नेशनल इनकम है 20 मिलियन, तो 4 इज इक्वल टू 20 मिलियन डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 मिलियन, नहीं 5 मिलियन। तो मुझे 5 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मेरी इकोनॉमी में जो है वो 20 मिलियन का फुल एम्प्लॉयमेंट तक मैं पहुंच जाऊँ। तो ए आंसर होगा। कोई मसला? बस 5 रह गए। अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद इनिशियल इक्विलिब्रियम 100 मिलियन नेशनल इनकम है, कैपिटल स्टॉक 20 मिलियन है, तो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय, नहीं 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन करोगे, 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 25%। इसका मतलब है 25% मेरी इन्वेस्टमेंट है। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल के हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए? तो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कितना है? 10 मिलियन ना, तो अल्फा टाइम्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सही है, चेंज इन इनकम। तो अल्फा टाइम्स कितना है? अल्फा टाइम्स इज 25%, इन्वेस्टमेंट नहीं पता, चेंज इन नेशनल इनकम है 10 मिलियन का, तो आंसर क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई कितनी? 2.5 मिलियन की। सही है, ये क्लियर है। 160 में आपसे क्या पूछ रहा है? लोन्स पूछ रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हो। 10% है रिजर्व रेशो, तो मनी मल्टीप्लायर आपका कितना होगा? 10, 1/10%। डिपॉजिट 10,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आपके पास आ जाएगा 1,00,000। ये मेरे टोटल डिपॉजिट है, इसमें से अगर आप जो है वो इनिशियल डिपॉजिट को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 90,000 का लोन्स आ जाएंगे, लोन्स। तो इससे लोन्स बोला है, तो आंसर होगा बी। सही है, बल्कि सी होगा 90,000 ना।
सही है। अच्छा ये वही टेक्स्ट वाला सवाल है, तो आप ये खुद कर सकते हो। 161 ऐसा सवाल मैंने पीछे करा दिया। अच्छा 162 अगेन जो है वही वाला है, एम वी इक्वल टू पी वाई। कह रहा है कि नॉमिनल इनकम 10% से बढ़ी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 12% से बढ़ा है, तो प्राइस लेवल 2% से गिरी होगी। सही है, सही है। ये कह रहा है पी वाई जो है वो 10% से बढ़ा है और आउटपुट जो है वो 12% से बढ़ा है, तो इसका मतलब है प्राइस लेवल 2% से डिक्रीज हुई होगी ना, तो जनरल प्राइस लेवल फेल बाय 2%। अच्छा ये आप एमपीसी और एपीसी कैलकुलेट करना है तो ये आराम से कर सकते हो। एमपीसी इज बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम एंड एपीसी इज बेसिकली कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो आपको निकाल के बताना है क्या होगा। तो 164 भी बहुत आसान है। 165 फॉर्मूला लगा दो खाली, एम पी एम प्लस एम पी टी प्लस एम पी एस, तो सेम ही चीज़ है, सबको ऐड करना है बेसिकली, तो आसान है। ये वही कैपिटल फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन वाला है, एम वी इक्वल टू पी वाई वाला आ गया वापस। ये वही वाला रियल इनकम पर हेड, ये वही आर वाला है, आपको आर निकालना है। तो ऐसा हमने सेम सवाल अभी करा है, आर निकालना है ना, तो यहाँ पर आप आर निकालोगे ना तो आपका आंसर जो भी आएगा आप देख लेना। सही है, वैसे तो 10% आएगा जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि मैं करा देता हूँ ये वापस। सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू ए डी। सी कितना है, 2/3 ऑफ इनकम ना, तो इनकम कितनी है मेरी, मेरी इनकम कितनी है 90 मिलियन, तो 2/3 ऑफ 90 मिलियन क्या होगा 60। इन्वेस्टमेंट कितनी है 40 माइनस 3R, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है 20 मिलियन, इज इक्वल टू एडी कितना है 90 मिलियन। तो आर आप निकाल सकते हो, आपका 10% आ जाएगा। 170 डिफ्लेशनरी गैप पूछ रहा है 170 में, डिफ्लेशनरी गैप थोड़ा यूनिक सवाल, वैसे तो नहीं यूनिक का है ये, तो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पूछता है। तो एक्चुअल मेरा कितना है, नहीं पोटेंशियल मेरा 25 है, एक्चुअल मेरा 20 है, तो इसका मतलब है चेंज इन नेशनल इनकम कितना है 5 मिलियन। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नहीं पता, एमपीसी इससे मुझे दिया हुआ है 4/5 का, तो मल्टीप्लायर कितना होगा 5, तो इक्वल्स टू 5, तो एक्स का आंसर क्या आएगा 1 मिलियन। तो मुझे 1 मिलियन का डिफ्लेशनरी गैप है। 171 द मार्जिन propensity to consume in a country is 0.9, the average is 0.8, what is the multiplier। तो मल्टीप्लायर के लिए ये इस्तेमाल होगा 1/1 माइनस सी, तो मल्टीप्लायर आ जाएगा 10। सही है, इसको इग्नोर करना है। सही है, तो दिस वाज माय माइक्रो कैलकुलेशन जो कि अब एंड हो चुकी है।